तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस बेसिकली तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो है क्या बेसिकली, ये जीन रेगुलेशन की मैकेनिज्म है और ये शुरू से जो है वो मतलब कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में शुरू से लेके और अभी तक चलती चली आ रही है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती गई है ये मैकेनिज्म। लेकिन इसकी डिस्कवरी जो है वो बड़ी रीसेंट है। तो पहला पॉइंट यही है कि इवोल्यूशनरली कंजर्व्ड मैकेनिज्म है ये। किस चीज़ के लिए है मैकेनिज्म? ये जीन को रेगुलेट करने के लिए। जैसे बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं हम, तो वो बेसिकली वायरल जीन को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए, उसके एक्सप्रेशन को ना होने देने के लिए बैक्टीरिया के अंदर वो मैकेनिज्म चलती है। इसी तरह से आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोट्स में बाहरी जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए ऑपरेट होती है। तो इसको इंड्यूस कैसे किया जाता है, कैसे ये शुरू होती है? तो उन आरएनए, जाहिर सी बात है आरएनए इंटरफेरेंस है तो आरएनए का इस्तेमाल होगा, तो उन आरएनए को स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए कहते हैं। और ये आरएनए जो है वो सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर में काम करते हैं। किस आरएनए के सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी इसमें देखने के लिए मिलती है? बेसिकली जो साइलेंसिंग आरएनए होता है उसकी सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी किसी जीन के एमआरएनए के लिए होती है। तो जिस भी जीन के एमआरएनए के लिए इसकी स्पेसिफिसिटी होती है, ये साइलेंसिंग आरएनए उससे जुड़ के और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है या उस एमआरएनए का डिग्रेडेशन हो जाता है कंप्लीटली। तो वो मैकेनिज्म हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में। ये जो डिस्कवरी थी आरएनए इंटरफेरेंस की, वो सबसे पहले फायर और मेलो, ये दो साइंटिस्ट थे, क्रेग मेलो, जिन्होंने सी एलिगेंस में, सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस में किया था ये खोज 1998, यानी कि बहुत ही रीसेंट ये डिस्कवरी है। पहले भी इससे इस कॉन्सेप्ट के सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो पता थे, बहुत डिटेल में नहीं पता थे ऑल्दो। उसको क्या कहा जाता था? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग या पीटीजीएस, या उसको ट्रांसजेनिक साइलेंसिंग कहा जाता था, या क्वेलिंग कहते थे। ट्रांसजेनिक साइलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक आरएनए मौजूद है किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, तो उसी एमआरएनए को कोड करने वाली दूसरी जीन अगर इंसर्ट कर दी जाए, जो कि जिसका ओरिएंटेशन पहली जीन के ऑपोजिट हो, तो उससे क्या होता था? एक सेंस स्ट्रैंड बनता था और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड बन जाता था, और इन दोनों स्ट्रैंड की आपस में पेयरिंग हो जाती थी। तो पेयरिंग होने के बाद ये पूरा का पूरा जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है सेंस स्ट्रैंड आरएनए का ही होगा और एंटीसेंस भी आरएनए ही होगा। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रक्चर तैयार होता था, ये डिग्रेड हो जाता था। अब डिग्रेड कैसे होता था ये मैकेनिज्म नहीं पता थी, तो ये स्टैब्लिश किसने किया था? फायर और मेलो ने 1998 में। अब ये जो मैकेनिज्म है आरएनए इंटरफेरेंस की, ये सभी यूकैरियोट्स में ऑब्जर्वेबल है, चाहे वो यीस्ट हो, चाहे मैमल्स, यीस्ट से लेके मैमल्स तक। और इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, ट्रांसपोजॉन के रेगुलेशन में, यानी कि ट्रांसपोजॉन को साइलेंट रखने के लिए, एंड ऑफ कोर्स डिफेंडिंग सेल्स अगेंस्ट वायरसेस। जैसा अभी हमने बताया कि बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, यूकैरियोट्स में आरएनए इंटरफेरेंस होता है वायरस से डिफेंस के लिए। अब ये जो साइलेंसिंग आरएनए थे जिसका भी जिक्र हुआ था, ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स, जिनकी वजह से आरएनए इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो है वो एग्जीक्यूट होता है। पहला उसमें है माइक्रो आरएनए, जिसको एमआईआरएनए कहते हैं,
और दूसरा है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए या जिसको siRNA कहते हैं। तो हमको दोनों की मैकेनिज्म देखनी है, लेकिन आज हम miRNA बेस्ड मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक है हमारा miRNA मीडिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये miRNA या माइक्रो आरएनए क्या है? ये एक स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है। जाहिर सी बात है, प्लांट्स में पाया जाएगा, एनिमल्स में पाया जाएगा, इनफैक्ट फंजाई इसमें नहीं इंक्लूडेड है, उसमें भी पाया जाएगा। और इनके जो वायरसेस हैं इनमें भी ये miRNA पाया जाता है। तभी जो सेंस एंटी सेंस स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट है वो तैयार होता है, जब वायरस इन्फेक्ट करना शुरू करता है। तो ये जो माइक्रो आरएनए है ये हाईली कंजर्व्ड है। हाईली कंजर्व्ड का मतलब यही हुआ कि राइट फ्रॉम द यीस्ट टू मैमल्स हर जगह ये पाया जा रहा है। और इसकी लेंथ बहुत बड़ी नहीं होती है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है, तो जाहिर सी बात है 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड, दिस इज NU डॉट न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, तो 20 से 25 बेसिस का केवल होता है ये। और ये किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद। कैसे? ये जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है यानी माइक्रो आरएनए है, ये किस जगह बाइंड करता है? ये 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन से बाइंड करता है। किसके? mRNA के, स्पेसिफिक mRNA के। क्योंकि सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी जब तक नहीं होगी तब तक ये बाइंडिंग अचीव नहीं होगी। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये 3 प्राइम UTR से बाइंड होता है जब पार्शियल कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है बेसिस में। फुल कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है तो दूसरी मैकेनिज्म रन करती है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है या साइलेंसिंग आरएनए है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो आरएनए, वो किससे बाइंड करेगा? मैसेंजर आरएनए से बाइंड करेगा। तो जिस स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए से बाइंड करेगा 3 प्राइम UTR पे, उस मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगी। एक्सपेरिमेंटल बेसिस क्या है इसका? साइंटिस्ट का ग्रुप था, विक्टर एम्ब्रोज लीड कर रहे थे उसको। विक्टर एम्ब्रोज एट अल जहां भी लिखा है इसका मतलब पूरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। तो विक्टर एम्ब्रोज ने सबसे पहला माइक्रो आरएनए जिसका नाम है लिन4 कहाँ पे आइडेंटिफाई किया था? C. एलिगेंस में। तो पहला माइक्रो आरएनए जिसका नाम लिन4 है वो C. एलिगेंस में आइडेंटिफाई किया गया था बाय दिस ग्रुप, विक्टर एम्ब्रोज एट अल। तो चूंकि ये आरएनए है तो जाहिर सी बात है इसको कोड करने के लिए जीन तो होगी ही। वो जीन कौन सी है? लिन4। तो अब लिन4 जीन की बात अगर हम करें तो ये जीन जो है वो अनयूजुअल थी। इन साइंटिस्ट को ये अनयूजुअल लगी। क्यों? क्योंकि ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रही थी, बनिस्बत ये किसके लिए कोड कर रही थी? इट कोड्स फॉर स्मॉल आरएनए that imperfectly base pairs to complementary sequence on target mRNA। समझ लीजिए इसको। ये लिन4 जीन एक छोटे से आरएनए के लिए कोड कर रही है, और ये छोटा आरएनए या माइक्रो आरएनए जिसको हम कहें, वो इम्परफेक्टली बेस पेयर कर रहा है एक दूसरे mRNA से जिसको टारगेट mRNA कह रहे हैं। और ये mRNA किसका है? लिन14 mRNA है, लिन14 जीन का है। तो लिन4 जीन जो है वो माइक्रो आरएनए बना रही है और लिन14 जो है वो मैसेंजर आरएनए बना रही है। लेकिन इन दोनों आरएनएज में कॉम्प्लीमेंटरिटी है, भले ही पूरी परफेक्ट नहीं है। तो उस पार्शियल कॉम्प्लीमेंटरिटी की वजह से दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है। तो इसका मतलब हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि लिन4 जो है वो लिन14 जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। ये बात क्लियर है? अब उसी बात को थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है कि लिन4 का जो ट्रांसक्रिप्ट है, लिन4 का ट्रांसक्रिप्ट क्या है? लिन4 का ट्रांसक्रिप्ट है miRNA। तो ये ट्रांसक्रिप्ट जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसके? लिन14 mRNA के 3 प्राइम UTR रीजन से। तो कॉम्प्लीमेंटरिटी हो गई, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है तैयार हो गया।
तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस था सबसे पहले। इसके बाद दूसरा जो माइक्रो आरएनए था वो कब खोजा गया? 2000 में। और इसको खोजने वाले जो साइंटिस्ट का ग्रुप था वो थे गैरी रोवकुन एट अल। और ये भी सी एलिगेंस में ही खोजा गया क्योंकि उस पर काम करना आसान है, मॉडल ऑर्गेनिज्म है। और इसका नाम क्या था इस दूसरे माइक्रो आरएनए का? लेट 7। तो लेट 7 जो है, तो एक हमने लिन 4 देखा और दूसरा लेट 7 देखा। लिन 4 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहला था वो। अब ये जो स्मॉल आरएनएज हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल होता है कहाँ कहाँ? डेवलपमेंटल टाइमिंग्स, मतलब कि डेवलपमेंट के दौरान कौन सी जीन कब एक्सप्रेस करेगी, इस टाइमिंग को डिफाइन करने के लिए। इसके अलावा हेमाटोपोइटिक सेल डिफरेंशिएशन, तो यानी कि थ्रू आउट लाइफ ये काम चलता रहता है क्योंकि ब्लड सेल्स तो लगातार बनती और ख़त्म होती रहती हैं। सेल डेथ या अपॉप्टोसिस, इसमें भी इन स्मॉल आरएनएस का, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन ब्लॉक होगा तो जाहिर सी बात है सेल्स का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। स्पेसिफिक जीन को ब्लॉक कराना है तो सेल प्रोलिफरेशन में भी इसका रोल होता है। सेल प्रोलिफरेशन के दौरान सेल के ग्रोथ को रोकने वाली जीन साइलेंट रहनी चाहिए, तो वो स्मॉल आरएनए। फिर ऑन्कोजेनेसिस, अगर ये ग्रोथ फैक्टर वगैरह की जीन्स को नहीं ब्लॉक कर पाएगा तो क्या होगा? ऑन्कोजेनेसिस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इन सभी चीज़ों में इन स्मॉल आरएनएस का रोल है। अब स्पेसिफिक स्मॉल आरएनए यानी माइक्रो आरएनए की बात कर लेते हैं। कहाँ सिंथेसाइज होगा? जाहिर सी बात है न्यूक्लियस में। और जब ये सिंथेसाइज होता है तो इसका जो ट्रांसक्रिप्ट तैयार होता है वो बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। कितना? लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड का। लेकिन हमने ऊपर देखा था कि फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिलता है वो 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड का ही मिलता है। तो लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट 1000 न्यूक्लियोटाइड का तैयार कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज 2। अब इस लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्राई माइक्रो आरएनए, यानी कि प्राइमरी माइक्रो आरएनए है ये। इस माइक्रो आरएनए का, प्राई माइक्रो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेयर पिन जैसा होता है, इम्परफेक्ट हेयर पिन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी नीचे डायग्राम में हम देखेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 ने क्या किया? 1000 न्यूक्लियोटाइड लंबा प्राई माइक्रो आरएनए बनाया जो हेयर पिन जैसा नजर आता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 भी कुछ प्राई माइक्रो आरएनएस को बना सकता है, कोड करता है उसके लिए। लेकिन मेन जो एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 ही, मेजॉरिटी ऑफ प्राई एमआई आरएनए के लिए। अब इसको डायग्राम में थोड़ा सा समझते हैं। तो जाहिर सी बात है माई आरएनए एमआई आरएनए है अगर, तो इसको कोड करने के लिए जीन भी होगी। ये जीन जब ट्रांसक्राइब होगी या आरएनए पॉलीमरेज 2 से या 3 से, तो पहला स्टेप क्या हो गया? इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन। इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये प्राई एमआई आरएनए तैयार हो गया, प्राइमरी माइक्रो आरएनए तैयार हो गया। और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि हेयर पिन टाइप का स्ट्रक्चर इसका हमको दिख भी रहा है, हेयर पिन लाइक। ठीक। अब इस प्राइमरी माइक्रो आरएनए की क्रॉपिंग होती है सेकेंड स्टेप में। तो जब क्रॉपिंग होती है तो क्या होता है? जो ये इलोंगेटेड रीजन है इसका, ये तोड़ दिया जाता है, इसको छोटा कर दिया जाता है। और ये क्रॉपिंग परफॉर्म करने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स है इसमें 2 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, एक को ड्रोशा कहते हैं, दूसरे को DGCR8। ड्रोशा और पाशा ये ड्रोसोफिला में है और ड्रोशा और DGCR8 ये मैमल्स में है। तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में जब आएंगे तब ये कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, जिसकी वजह से प्राइमरी माइक्रो आरएनए की क्रॉपिंग होगी और वो छोटा यानी कि प्री माइक्रो आरएनए में कन्वर्ट होगा। अब ये ड्रोशा है क्या बेसिकली? तो ये RNase 3 एंजाइम है। और ये जो RNase 3 एंजाइम होता है ये डबल स्ट्रैंडेड RNA स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस होता है। यानी ये ऐसा एंडोन्यूक्लियस है RNase 3
जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे कट लगाता है। अब DGCR8 क्या है? तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। कहां पाई जाती है DGCR8? मैमल्स में। ड्रोसोफिला में इसका जो काउंटर पार्ट है उसका नाम है पाशा। तो पाशा जो है वो भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, लेकिन ये ड्रोसोफिला में पाया जाता है। अब ये दोनों एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स। यहां भी लिख दिया हमने, टुगेदर फॉर्म ए माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स एंड प्रोसेस प्राइमरी माइक्रो आरएनए इनटू प्री माइक्रो आरएनए। तो क्रॉपिंग के बाद हमको प्राइमरी माइक्रो आरएनए से प्री माइक्रो आरएनए मिल गया। अब ये प्री माइक्रो आरएनए जो है ये ज्यादा हेयर पिन जैसा लग रहा है, ज्यादा क्लियर। इसकी लेंथ अब कितनी बची? 70 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स। 1000 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमरी माइक्रो आरएनए, उसमें कटिंग हुई तो 70 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स का प्री माइक्रो आरएनए हमको मिला। ये सारा काम अभी तक कहां चल रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो प्री माइक्रो आरएनए तैयार हो गया, ये न्यूक्लियस से बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा साइटोसॉल में। साइटोसॉल में एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टिन 5 ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो प्री माइक्रो आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोसॉल में एक्सपोर्ट किया गया। प्री माइक्रो आरएनए का एक और पॉइंट यहां पे है, अगर आप ध्यान दें तो वो ये है कि प्री माइक्रो आरएनए जो है ये और कहां से डिराइव हो सकते हैं? इंट्रॉन्स से। यानी कि इंट्रॉन्स जो हैं वो अगर ट्रांसक्राइब होंगे तो उस केस में भी प्री माइक्रो आरएनए तैयार हो सकता है, और उसको मिरट्रॉन्स कहते हैं क्योंकि इंट्रॉन से आ रहा है। MI और ट्रॉन्स मतलब लगा दिया तो मिरट्रॉन्स हो गए। अब मिरट्रॉन्स जो होते हैं इनको माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स के प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सीधा प्री mRNA में ट्रांसक्राइब होते हैं। यानी कि यहाँ पे प्राइमरी माइक्रो आरएनए नहीं बनेगा मिरट्रॉन्स के केस में। तो जब प्राइमरी माइक्रो आरएनए नहीं बनेगा तो माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधे ये प्री माइक्रो आरएनए में ट्रांसक्राइब होते हैं। अब ये प्री माइक्रो आरएनए कहाँ पे आ गया है? साइटोसॉल में। साइटोसॉल में इसको एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसको हम कहते हैं डाइसर। ये डाइसर क्या करता है? डाइसिंग करता है। थर्ड स्टेप, डाइसर प्री माइक्रो आरएनए को प्रोसेस करके, यानी कि यहां जहां पे ये लूप बना हुआ है इसको कट करके अलग कर देता है, जिससे mRNA ड्यूप्लेक्स तैयार हो जाता है। ये वाला जिसमें इस स्ट्रैंड को mRNA और नीचे वाले स्ट्रैंड को mRNA एस्टेरिक्स लगा दिया कि दो स्ट्रैंड हैं इसके। दिस इज mRNA ड्यूप्लेक्स। ठीक है। अब डाइसर उसके बाद क्या करता है? ये जो mRNA ड्यूप्लेक्स तैयार हुआ है उसको लोड करता है कहां पे? रिस्क पे लोड करता है। और रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में भी कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे अभी नीचे बताएंगे आर्गनाउट प्रोटीन जो होती है इस कॉम्प्लेक्स की मेंबर होती है रिस्क की। डाइसर है क्या? बेसिकली ये एक RNase3 एंडोन्यूक्लियस है, जैसा ऊपर भी हमने देखा था। यहाँ पे ये ड्रोशा जो है ये भी एक RNase3 एंजाइम है। सिमिलरली डाइसर भी एक RNase3 एंडोन्यूक्लियस है, तभी ये कट लगा पा रहा है यहाँ पे और इसको डबल स्ट्रैंडेड या mRNA डुप्लेक्स में कन्वर्ट कर रहा है। जब इसकी लोडिंग हो गई तो लोडिंग होने के बाद इस स्ट्रक्चर को हम, रिस्क पे लोडिंग हो गई इस ड्यूप्लेक्स की, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्री रिस्क। और अभी भी डबल स्ट्रैंडेड है ये mRNA। फिर इसमें से एक स्ट्रैंड इसका ब्रेक कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है, तब इस कॉम्प्लेक्स को हम रिस्क कहते हैं। अभी प्री रिस्क था, दोनों स्ट्रैंड थे, एक स्ट्रैंड जब ब्रेक हो गया, डिग्रेड हो गया, तब ये रिस्क बना। अब ये क्यों डिग्रेड हुआ? क्योंकि रिस्क के पास आर्गनाउट प्रोटीन होती है, एगो प्रोटीन जिसको शॉर्ट में कहते हैं। mRNA इंड्यूस साइलेंसिंग में इस प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
इस प्रोटीन में 2 कंजर्व्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं, 2 कंजर्व्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन्स। किसमें? आर्गेनाउट प्रोटीन में। और आर्गेनाउट किसका मेंबर है? रिस्क का। ये जो दोनों डोमेन्स हैं, इसमें से एक डोमेन है पैज डोमेन और दूसरा है पीवी डोमेन। पैज डोमेन का क्या काम होता है? ये मैच्योर mRNA के 3 प्राइम एंड से, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, 3 प्राइम एंड ओवरहैंग जो है, उससे ये बाइंड कर सकता है। और पीवी डोमेन जो है वो राइबोन्यूक्लियेज H एक्टिविटी शो करता है। तो कुल मिला के बाइंडिंग इस एक स्ट्रैंड से वो करेगा पायस डोमेन, और उस स्ट्रैंड को डिग्रेड करने का काम जो है वो ये पीवी डोमेन करेगा, विच इज राइबोन्यूक्लियेज H। तो जब डिग्रेड हो गया तो अब क्या हुआ? ये सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद ये mRNA टारगेट mRNA से बाइंड करेगा विद इन दिस कॉम्प्लेक्स, यानी ये पूरा कॉम्प्लेक्स आएगा, इस mRNA टारगेट mRNA से बाइंड करेगा, और उसके बाद इस mRNA का या तो क्लीवेज हो जाएगा या ट्रांसलेशन रिप्रेशन हो जाएगा। यानी कि mRNA या तो पूरी तरह से डिग्रेड कर दिया जाएगा या इस mRNA को ट्रांसलेशन में प्रोसीड करने से रोका जाएगा। वो कैसे किया जाएगा वो भी आगे हम लोग देख लेंगे अभी। तो इस तरीके से जो जीन है वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगी। ये थी कहानी एनिमल्स की। अगर हम mRNA बायोजेनेसिस प्लांट्स के केस में देखें तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? 2 स्टेप्स में डिफरेंस होता है। पहला न्यूक्लियर प्रोसेसिंग, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्राइमरी माइक्रो आरएनए से प्री माइक्रो आरएनए बन रहा था, इस स्टेप में डिफरेंस होता है। और फिर उस प्री माइक्रो आरएनए का एक्सपोर्ट कैसे होता है साइटोसॉल में न्यूक्लियस से, इस स्टेप में भी डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे एक एंजाइम होता है DLC1, प्लांट्स के केस में DLC1 एंजाइम है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और ये इकलौता एंजाइम 2 एंजाइम्स या 2 प्रोटीन्स के रोल परफॉर्म करता है, ड्रोशा का और डाइसर का। जाहिर सी बात है दोनों एंजाइम है, तो इन दोनों का रोल ये इकलौता DLC कर लेता है, और ये प्राइमरी माइक्रो आरएनए को मैच्योर माइक्रो आरएनए में कन्वर्ट कर देता है फाइनली। वहाँ प्राइमरी से प्री बन रहा था, प्री से मैच्योर बन रहा था, यहाँ प्राइमरी से मैच्योर में सीधे कन्वर्जन DLC1 कर देगा। इसके बाद क्या होगा कि ये जो मैच्योर mRNA ड्यूप्लेक्स तैयार होगा तो उसका जो 3 प्राइम ओवरहैंग है, जैसा कि यहाँ ऊपर भी देखा था एनिमल के केस में, mRNA ड्यूप्लेक्स का जो 3 प्राइम ओवरहैंग है, इसका मिथाइलेशन होगा, और तब मिथाइलेशन होने के बाद 3 प्राइम पे मिथाइल ग्रुप ऐड होने के बाद ही इस ड्यूप्लेक्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो एक्सपोर्ट में भी डिफरेंस आया। न्यूक्लियर प्रोसेसिंग में डिफरेंस कैसे आया कि एक ही एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, और एक्सपोर्ट मैच्योर माइक्रो आरएनए का हो रहा है, जबकि वहां पे प्री माइक्रो आरएनए का एक्सपोर्ट हो रहा था। तो इस चीज में भी डिफरेंस आ गया। अब ये जो मेथाइलेशन है ये कौन परफॉर्म करता है? ये परफॉर्म करता है एस एडिनोसिल मेथियोनिन डिपेंडेंट मिथाइल ट्रांसफरेज, जिसको शॉर्ट में कहते हैं HEN1। यही मिथाइलेशन के स्टेप को परफॉर्म करता है, 3 प्राइम ओवरहैंग को मिथाइलेट करता है। इसके बाद की कहानी सिमिलर हो जाएगी। जब मैच्योर mRNA बन गया उसके बाद इस डुप्लेक्स में से एक स्ट्रैंड जो है वो डिग्रेड कर दिया जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो जाके टारगेट mRNA से बाइंड करेगा, और फिर जीन साइलेंसिंग होगी। अब ये जो जीन साइलेंसिंग होगी ये 2 तरीके से हो सकती है, या तो mRNA को पूरी तरह से डिग्रेड कर दो टारगेट mRNA को, या उस टारगेट mRNA का ट्रांसलेशन प्रिवेंट कर दिया जाए। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। अच्छा, अब कौन सा तरीका कब आजमाया जाएगा ये देखने वाली बात है। तो mRNA जो है वो इसका बेसिक फंक्शन कैसे होता है? बेस पेयरिंग होती है विद कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस विद इन टारगेट mRNA। ये तो हम पहले से देखते चले आ रहे हैं, समझ चुके हैं इसको। अगर इफ कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटेरिटी होगी
mRNA और टारगेट mRNA के सीक्वेंस में, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो उस केस में जो आर्गनाउट प्रोटीन है वो mRNA को भी डिग्रेड कर देगा, यानी कि mRNA के एक स्ट्रैंड को तो डिग्रेड करेगा, mRNA को भी डिग्रेड करेगा, यानी कि डायरेक्ट mRNA डिग्रेडेशन परफॉर्म करेगा। कब? जब माइक्रो आरएनए और टारगेट mRNA में कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी। अगर कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है, या जिसको हम पार्शियल कॉम्प्लीमेंटरिटी कहें, तब जो साइलेंसिंग है वो कैसे अचीव होगी? इट विल बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को रोका जाएगा। ऊपर mRNA डिग्रेडेशन से हो रही थी साइलेंसिंग। तो पार्शियल कॉम्प्लीमेंटरिटी के केस में होता यह है कि जो mRNA है वो अपने टारगेट mRNA को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की थ्रू के हेल्प से आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, जिसको हम सीड सीक्वेंस कहते हैं। और ये सीड सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट होता है? 5 प्राइम एंड ऑफ माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए के पास ही ये सीड सीक्वेंस होता है, उसके 5 प्राइम एंड पे, जिसकी हेल्प से ये अपने टारगेट mRNA को रिकॉग्नाइज करता है जब पूरी कॉम्प्लीमेंटरिटी ना हो तब। अब ये सीड सीक्वेंस क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज फर्स्ट 2 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5 प्राइम एंड एंड काउंटिंग टूवर्ड 3 प्राइम एंड इन माइक्रो आरएनए। तो 2 से लेके 8 न्यूक्लियोटाइड्स कहां से? 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ, किसमें? माइक्रो आरएनए में। इसी को हम सीड सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यहां पे नीचे आप देखें, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले केस में कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटरिटी है, तो ये mRNA है, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला माइक्रो आरएनए है, तो ये पूरा कॉम्प्लीमेंटरिटी है यहां पे। लेकिन जब पार्शियल कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है तो उस केस में क्या होता है? सीड मैचिंग की जाती है, जहां पे 2 से लेके और 8, और किधर से शुरू करेंगे हम? 5 प्राइम से शुरू करके 3 प्राइम की तरफ बढ़ेंगे। तो 2 से लेके 21, माइक्रो आरएनए का तो पूरा साइज ही लगभग 20 से 25 के बीच में होता है, तो ये पूरा साइज हो गया माइक्रो आरएनए का। उसमें से शुरुआती 2 से 8 जो सीक्वेंसेस होते हैं उन्हीं को हम सीड सीक्वेंस कहते हैं। और सीड मैचिंग जब हो जाती है तो इस mRNA को ट्रांसलेट नहीं करने दिया जाता है पार्शियल कॉम्प्लीमेंटरिटी के केस में। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पहला न्यूक्लियोटाइड है वो सीड सीक्वेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि नोट दैट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल माइक्रो आरएनएस द 5 प्राइम टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड, इसकी बात हो रही है। इसका कलर अगर हम चेंज कर दें, ये वाला जो है, दिस इज 5 प्राइम टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो होता है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन टारगेट रिकॉग्निशन। तो ये सीड सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, इसीलिए ये टारगेट सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने में इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस तरीके से mRNA बेस्ड आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो अचीव होता है इन दिस सेल्स।